हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में एजुकेशन साइकोलॉजी में अधिगम पढ़ेंगे और जिसकी इंग्लिश होती है लर्निंग। आज हम जानेंगे कि अधिगम क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या हैं तथा अधिगम को वो कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। तो पहले हम अर्थ पर जाएं, देखते हैं क्या है अधिगम। लिखा हुआ है, अधिगम शब्द का अर्थ है सीखना, परंतु यह एक संकीर्ण अर्थ है। अतः सर्वप्रथम हम अधिगम शब्द के अर्थ को इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। देखेंगे अधिगम को सामान्य शब्दों में, जैसे लर्निंग है इसकी मीनिंग, तो इसको हम सीखना कहेंगे, लेकिन यह एक संकीर्ण अर्थ है, माने संकुचित अर्थ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अधिगम के अर्थ जो बताए गए वो इस प्रकार है। एक तो सीखना है, एक व्यवहार में परिवर्तन। क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, चेंज इन बिहेवियर, ये व्यापक अर्थ है। अब देखेंगे व्यवहार क्या है। व्यवहार में परिवर्तन से जानने से पहले हम देखेंगे व्यवहार क्या है, व्हाट इज बिहेवियर। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे कि मैकडूगल पहला व्यक्ति था जिसने सन 1905 ईस्वी में व्यवहार शब्द का प्रयोग किया। बिहेवियर शब्द का प्रयोग किसने किया? मैकडूगल ने किया, इसको याद रखेंगे। उसने मनोविज्ञान की रूपरेखा, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में यह बताया कि व्यवहार वह है, ध्यान से सुनेंगे, व्यवहार वह है जो कि प्राणी क्रिया करता है तथा उसका बाह्य रूप हमें दिखाई देता है। उसे क्या कहा मैकडूगल ने? व्यवहार, यानी बाहरी रूप को ही, बाहरी व्यवहार को ही उसने व्यवहार की संज्ञा दी। परंतु बाद में जेबी वाटसन ने सन 1913 में व्यवहारवाद के नाम से मनोविज्ञान को परिभाषित किया और यह बताया कि व्यवहार में प्राणी की बाहरी और आंतरिक दोनों क्रियाएं शामिल हैं। बाहरी क्रियाएं जैसे बताया कि चलना, बात करना, रोना या कोई शारीरिक गतिविधि करना, ये क्या है? ये बाहरी क्रियाएं हैं, इसको भी व्यवहार कहा गया। और वाटसन ने बताया कि आंतरिक क्रियाएं, इसके पहले मैकडूगल ने केवल बाहरी व्यवहार को ही व्यवहार कहा है, लेकिन वाटसन ने क्या बताया कि आंतरिक क्रियाएं जो हमारे अंदर चलती रहती हैं, जैसे सोचना, महसूस करना या हृदय गति और रक्तचाप, जिसको आप कहते हैं बीपी और हार्ट की बात हो रही है, में परिवर्तन होना। ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई दुर्घटना, ऐसी कोई बात हो जाए जिससे हमारे आंतरिक शरीर में हलचल मच जाए और आंतरिक क्रियाएं जो है वह कुछ परिवर्तित हो जाएं, अंदर अंदर जो हमारी क्रियाएं हैं, इंटरनल जो ऑर्गन्स है, उनमें परिवर्तन कुछ हमको महसूस होने लगे, तो इसको क्या कहेंगे? इसको आंतरिक कहेंगे। तो आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के व्यवहार को वाटसन ने क्या कहा? व्यवहार कहा। इसीलिए वाटसन को व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। व्यवहार शब्द को हमने जाना और यह भी जाना कि व्यवहारवाद का जनक कौन है? वाटसन, जेबी वाटसन पूरा नाम है। अब हम देखते हैं अधिगम की कुछ परिभाषाएं हैं। परिभाषाएं तो बहुत सारी किताबों में है, लेकिन हमने यहाँ 2-3 ही लिखा है। देखेंगे, क्रो एंड क्रो कहते हैं आदत, हैबिट, अभिवृत्ति, एटीट्यूड और ज्ञान, नॉलेज का अर्जन करना अधिगम कहलाता है। जेपी गिलबोर्ड कहते हैं व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। इसका अर्थ अगर थोड़ा देखेंगे, ये तो आदत अभिवृत्ति की बात है तो समझ लेंगे आप, लेकिन इसमें देखेंगे व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। इसका मतलब ये है, एक उदाहरण देकर के बताया जा सकता है कि जैसे एक छोटा बच्चा है, वह जो है घुटनों के बल चलता है और एक, अब तो समय समाप्त हो गया, मान लीजिए एक दीपक रखा हुआ है, उसकी माँ ने दरवाजे पर एक दीपक रखा है, वह घुटनों के बल चलता है और उस दीपक को पकड़ने का प्रयास करता है, और दीपक को जब पकड़ने का प्रयास करता है, या यूं कहें कि पकड़ लेता है, तो उसका हाथ जल जाता है और वह रोने लगता है। उसकी माँ दौड़ करके आती है, उसको उठाती है, उसको दवा कराती है, ट्रीटमेंट कराती है, कुछ दिन के बाद वह ठीक होता है। वही क्रिया कुछ दिन के बाद वह फिर जब देखता है आगे वही दीपक जल रहा है, फिर घुटनों के बल चलता है, तो वह उसको देख करके डर जाता है
और क्या करता है, उसको जब उसके पास जाता है तो हाथ से उसको पकड़ने का प्रयास नहीं करता। अर्थात उसने जो व्यवहार किया था उस व्यवहार के कारण अब उसके व्यवहार में परिवर्तन आया। क्या कि मैं अगर दीपक को पकड़ूंगा, छू लूंगा तो मेरा हाथ जल जाएगा। इसी को कहते हैं जेपी गिलफोर्ड महोदय कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। जैसे हम छोटे बच्चे को गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो शुरू शुरू में वह धीरे धीरे सीख लेता है, आपके व्यवहार को देख करके वह भी गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग कहने लगता है, तो ये उसके व्यवहार में परिवर्तन आया। ये दूसरा उदाहरण है। स्किनर देखते हैं क्या कहते हैं, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। मैंने आपको अनुकूलन एडाप्टेशन बताया था कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। यानी दिन प्रतिदिन जो है हम जब अनुकूलन करते हैं किसी चीज में, किसी भी सामाजिक व्यवस्था में सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं तो उसको अनुकूलन कहा जाएगा। तो यहाँ उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया को किसने, स्किनर ने बताया कि अधिगम है। अब यहाँ एक शब्द हम ध्यान देखते हैं कि देखते हैं कि व्यवहार ज्यादातर व्यवहार की बात आई है, तो क्या व्यवहार में सभी प्रकार के व्यवहार अधिगम है? नहीं। देखेंगे नीचे स्पष्ट रूप से लिखा गया है, आप लोग देखिएगा, अगर इस प्रकार का कोई परिवर्तन होता है तभी वह जो है अधिगम कहलाएगा। नीचे मैंने लिखा है, ध्यान से इसको देखने की बात है। अधिगम अभ्यास, जिसको प्रैक्टिस कहते हैं इंग्लिश में, अभ्यास, प्रशिक्षण जिसको ट्रेनिंग कहते हैं, और अनुभव एक्सपीरियंस के कारण होने वाला अपेक्षाकृत, यहां देखिएगा, अपेक्षाकृत अस्थाई परिवर्तन है। ये क्या है, रिलेटिवली चेंज, इसको ध्यान देंगे, अपेक्षाकृत अस्थाई परिवर्तन है। अब परिवर्तन तो है लेकिन एक शब्द कहा गया अपेक्षाकृत, लेकिन ऊपर हम देखते हैं क्या कह रहे हैं कि अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव। अगर इन्हीं तीन जो बातें हैं, तीन तरीके से व्यवहार में परिवर्तन होता है तभी वह लर्निंग कही जाएगी, अन्यथा लर्निंग नहीं कही जाएगी। लेकिन उसके साथ एक चीज जोड़ा गया, अपेक्षाकृत अस्थाई परिवर्तन। इसका क्या मतलब, देखिएगा, जहां भी आप लिखेंगे रिलेटिवली चेंज जरूर लिखिए, देखिएगा इसमें जो है अपेक्षाकृत, इसका अर्थ होता है अपेक्षाकृत अस्थाई परिवर्तन। अब अपेक्षाकृत क्या है, जैसे अपेक्षाकृत का मतलब यह है न तो क्षणिक न ही अस्थाई, न तो क्षणिक और न ही अस्थाई रूप से जो है कोई चीज परिवर्तन होता है तो वह क्या बोलते हैं, उसको लर्निंग कही जाती है। क्षणिक का मतलब कि क्षण दो क्षण ना हो, 2-1 घंटे की बात हो, तब उसको नहीं कहा जाएगा। और पूर्ण रूपेण अस्थाई भी नहीं होता है। जैसे एक उदाहरण से हम समझेंगे अपेक्षाकृत का क्या अर्थ यहाँ पर है। जैसे कोई छात्र या हम आप में से कोई टाइप करना सीख जाते हैं, टाइप करना सीख जाते हैं, और वह टाइप करना सीखने के बाद हम देखते हैं कि अगर आप उसको कुछ दिन तक प्रैक्टिस में न लाएं, प्रयास न करें, तो निश्चित है कि आप टाइप करना भूल जाते हैं या आपकी गति में काफी कमी हो जाती है। इसी को क्या कहा गया, अपेक्षाकृत अस्थाई परिवर्तन, न क्षणिक न जो है परमानेंट। तो इसको आप समझ गए होंगे। जैसा कि मैंने कहा अस्थाई परिवर्तन, अब जरूर लिखेंगे, जब भी कभी आपको अधिगम के बारे में बताना होगा या किसी ने पूछ लिया तो यही कहेंगे, अधिगम अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभवों के कारण होने वाला अपेक्षाकृत अस्थाई परिवर्तन है। अब हम चलते हैं, इसकी विशेषताएं क्या है। अब हम आते हैं क्या, अधिगम की विशेषताएं। यहां पर देखेंगे, यहां अधिगम की विशेषताएं हैं और इस वाले में अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ये दोनों अलग अलग हैं, ध्यान देंगे, ये दोनों अलग अलग हैं। अधिगम की विशेषताएं और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अधिगम के बारे में, अब एक चीज और है कि अधिगम कुछ कारणों के कारण, जैसे
अगर परिपक्वता के कारण, किसी नशीली दवा के सेवन के कारण, या आप कह सकते हैं कि मूल प्रवृत्ति के कारण कोई व्यवहार में परिवर्तन होता है तो वह अधिगम नहीं कहलाता। अर्थात आप कह सकते हैं, यहां मैं लिख देता हूं, अर्थात अगर बीमारी के कारण और नशीली दवाओं के सेवन के कारण परिपक्वता यानी मेच्योरिटी के कारण आपके व्यवहार में, या मूल प्रवृत्ति इनके कारण अगर व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है तो उसे हम अधिगम नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि यह क्षणिक है, कुछ क्षणों के लिए है, इसलिए हम इसको जो है इसकी वजह से हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है तो इसको व्यवहार में परिवर्तन हम नहीं मानेंगे। इसको आप ध्यान देंगे कि बीमारी, परिपक्वता या मादक द्रव्यों के सेवन के कारण अगर व्यवहार में परिवर्तन आता है तो उसे हम परिवर्तन नहीं मानते हैं। अब हम चलते हैं अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषताएं, इसमें हम देखेंगे कि अधिगम की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसको जो है केवल हमने की पॉइंट लिखा है और उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। देखिएगा, जैसे अधिगम एक प्रक्रिया है, यह एक प्रोसेस है, इसके लिए जो है आपको कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा तभी अधिगम हो सकेगा, इसीलिए कहा गया अधिगम एक प्रक्रिया है। दूसरा है, अधिगम सदैव उद्देश्य पूर्ण होता है, यानी लर्निंग जो होगी वह किसी न किसी उद्देश्य को लेकर के होगी। जैसे आप बीएड कर रहे हैं तो आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य है टीचर बनना, तो यह क्या हुआ? अधिगम, यह लर्निंग एक उद्देश्य पूर्ण होती है, उद्देश्य पूर्ण क्रिया है। और आगे देखेंगे, अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, जैसा कि क्रो एंड क्रो महोदय ने भी कहा है कि अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। अर्थात बालक जब से जन्म लेता है और व्यक्ति जब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है तब तक वह कुछ न कुछ सीखता रहता है, तब तक वह सीखता रहता है। अभ्यास से, हमने आपको बताया, अभ्यास से, प्रशिक्षण से या अनुभव से वह सीखता है। प्रशिक्षण और अभ्यास द्वारा ही अनुभव होता है, यह भी आप जानते हैं। तो व्यक्ति क्या करता है? अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक इन्हीं चीजों से वह सीखता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अधिगम एक क्रियात्मक प्रक्रिया है। क्रियात्मक प्रक्रिया कि कोई न कोई क्रिया करनी पड़ेगी, लर्निंग के लिए कोई न कोई ऐसी क्रिया करनी पड़ेगी जिसके माध्यम से अमुक विषय वस्तु को आप सीख सकते हैं, और वह सीखेंगे तभी जब आप उसके लिए प्रयत्नशील होंगे, कोई न कोई क्रिया करेंगे। यहां देखेंगे, अधिगम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का होता, केवल सकारात्मक लर्निंग ही लर्निंग नहीं है बल्कि निगेटिव लर्निंग भी इसमें आती है अधिगम में। देखते हैं, जैसे बच्चा होता है, जब वह जो है समाज से सीख करके कुछ अपशब्दों का भी प्रयोग करने लगता है तो वह क्या है? लर्निंग ही तो है। तो वह अधिगम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है। इसके बाद है, अधिगम एक स्वाभाविक नेचुरल प्रक्रिया नहीं है। इसको ये पूछा भी गया है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, नेचुरल नहीं है, इसे सीखा जाता है। चाहे अभ्यास से आप सीखें, चाहे प्रशिक्षण से सीखें या अनुभव से सीखें, यह एक क्या है? यह एक नेचुरल प्रक्रिया नहीं है, यह सीखने की प्रक्रिया है। अगला है, अधिगम सदैव नवीन नहीं होता। अधिगम सदैव, नया तो होता है लेकिन हमेशा नया नहीं होता है। जैसे आपने कोई पुस्तक पढ़ लिया, फिर 2-4 महीने, 6 महीने या 1 आध साल के बाद
अगर उसी पुस्तक को फिर आपको पढ़ना हुआ तो उसमें काफी चीजें आप जानते होंगे, कोई पूछेगा तो आप उस चीज को बता सकेंगे। इसीलिए कहा गया कि अधिगम सदैव नवीन नहीं होता है। अगला देखेंगे, अधिगम में अध्यापक, मित्र मंडली और परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे कोई व्यक्ति सफल हो जाता है, उसका आप इंटरव्यू वगैरह देखते होंगे, तो वो क्या कहता है, अपनी सफलता का राज ज्यादातर उम्मीद है कि इन्हीं तीनों में से बताएगा। कहेगा कि हमारी सफलता का राज हमारे अध्यापक हैं, या हमारे कुछ मित्र थे, या हमारा परिवार, माता पिता थे, इन्हीं को वह जो क्या है अपनी सफलता का श्रेय देगा। तो ये कहा गया अधिगम में अध्यापक, मित्र मंडली और परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला है, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ तो इसका मतलब लर्निंग नहीं हुई। लर्निंग का मेन एक लाइन में कहेंगे की पॉइंट ही है कि व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन, अगर ये शब्द नहीं रहा तो अधिगम का कोई मतलब नहीं होता। जहां भी आप लाइन देखेंगे ये लाइन जरूर लिखी रहेगी, व्यवहार में परिवर्तन। अगला है, सीखना मनुष्य की जन्मजात प्रकृति है। यानी जब बालक, एक बच्चा, छोटा बच्चा जन्म लेता है, जन्म से लेकर जब यहाँ तक आपने देखा मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, वह जो है कुछ न कुछ सीखता है। जन्मजात प्रक्रिया है। जन्म के उपरांत जब भी वो होश संभालता है तो कुछ न कुछ वह सीखता है। शैशवावस्था में अलग प्रकार से, बाल्यावस्था में अलग, किशोरावस्था में अलग, विभिन्न अवस्थाओं में वह जो है क्या करता है, वह सीखता रहता है। तो ये क्या कहा गया कि यह जन्मजात प्रकृति है। ये उम्मीद है कि विशेषताएं आपको समझ में आ गया होगा। परीक्षा में अगर आप इसी को डिफाइन कर देंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। इसमें चलिए देखते हैं आगे, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। अब ये अधिगम की बात तो हो गई, अधिगम की विशेषता भी हो गई। अब वह कौन कौन से कारक हैं जिनके कारण जो है अफेक्ट डालते हैं लर्निंग में, जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे अब इस पर चर्चा की जाए, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। किसी भी विषय वस्तु को सीखने के लिए मोटिवेशन की बहुत जरूरत होती है। अगर अच्छे से मोटिवेशन दिया जाए तो अधिगम बहुत बढ़िया होगा, लर्निंग अच्छे से हो पाएगी। अगर मोटिवेशन नहीं होता है, उदासीन मन से कोई व्यक्ति किसी विषय वस्तु को सीखता है तो अधिगम उतना प्रभावी नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहा गया कि अभिप्रेरणा का अधिगम में बहुत बड़ा महत्व होता है। दूसरा देखते हैं, विषय वस्तु, कंटेंट। कंटेंट, ये कहा गया कि कंटेंट भी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। अगर कंटेंट सरल है, सुबोध है, तो उसको बालक आसानी से सीख सकता है। और अगर विषय वस्तु कठिन है तो उसे सीखने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए कहा गया कि विषय वस्तु भी अधिगम को प्रभावित करती है। कठिन है तो आसानी से नहीं सीख सकता, और अगर कठिन नहीं है तो उस कंटेंट को बालक आसानी से सीख सकता है। अगला है वातावरण, इन्वायरमेंट। वातावरण का भी अधिगम पर विशेष प्रभाव पड़ता है। अधिगम अगर शांत और स्वच्छ वातावरण है, जो भी सीखने का, पढ़ने का, लिखने का जो भी माहौल है, अगर उसका इन्वायरमेंट बढ़िया है तो अधिगम या लर्निंग आप कह सकते हैं बहुत अच्छे से हो सकेगी। लेकिन अगर दूषित वातावरण है, इन्वायरमेंट सही नहीं है, तो वह प्रक्रिया जो है प्रभावित करेगी सीखने को, उसमें बालक अच्छे तरीके से नहीं सीख सकेगा। जैसे उस पढ़ाई के लिए अगर आप बात किया जाए तो स्वच्छ जो है, कमरा स्वच्छ हो, आसपास का वातावरण शांत हो, तो वह लर्निंग जो है अच्छे से हो सकेगी। अगर कमरा बढ़िया नहीं है, शांत वातावरण नहीं है, शोरगुल है, तो वहां पर अधिगम अच्छे से नहीं हो सकेगा। यहाँ है शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ। कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, पुरानी कहावत है तो आप जानते ही होंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर शरीर शारीरिक रूप से आप स्वस्थ हैं, या बालक स्वस्थ है, कहा बालक के संबंध में कहा जाए तो बालक स्वस्थ है,
हिष्ट पुष्ट है तो वह किसी विषय वस्तु को आसानी से सीख सकता है। लेकिन अगर उसे कोई बीमारी है, रोग है या उसके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी है तो निश्चित है कि वह जल्दी थक जाएगा, और जब जल्दी थक जाएगा तो वह विषय वस्तु को कायदे से सीख नहीं सकेगा। अगला है मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, यानी किसी बीमारी से ग्रसित न हो, वह जो है मानसिक विकार न हो उसके अंदर, जैसे वह सुनने की समस्या है उसके अंदर या देखने की कोई प्रॉब्लम है, इस तरह की का कोई समस्या इस तरह की होती है तो वह क्या करता है, अपने आप को हीन भावना महसूस करता है। जब अपने आप को मानसिक तौर पे अस्वस्थ समझेगा तो निश्चित है कि वह उस विषय वस्तु को सीख नहीं पाएगा। यहाँ है थकान, फैटिग। थकान का मतलब यह है यहाँ पर कि अगर कोई बालक आता है थका हारा क्लास में तो वह क्या करेगा, जम्हाई लेने लगेगा, क्लास में कायदे से उसका मन नहीं लगेगा और बार बार उसे नींद लगने जैसी समस्या दिखाई देगी या वैसी समस्या का सामना वह करता हुआ दिखाई देगा। इसलिए कहा गया कि अगर व्यक्ति थका हारा है तो निश्चित है कि सीखने की प्रक्रिया में उसकी थकान बाधा उत्पन्न करेगी, वह अच्छे से ठीक ढंग से सीख नहीं सकेगा। अगला है सीखने की विधि, लर्निंग मेथड। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो कंटेंट यहाँ आपने देखा विषय वस्तु की बात आई, अगर वही कंटेंट सीखने के अच्छे मेथड से आप पढ़ाते नहीं है, बढ़िया मेथड यूज नहीं करते हैं किसी चीज को पढ़ाने का, बच्चे समझ नहीं पाते हैं तो वह अधिगम जो है प्रभावी नहीं होगा। इसलिए सीखने की अगर सरल विधि अपनाई जाए, ज्ञात से अज्ञात की तरफ बढ़ा जाए, सरल से कठिन की तरफ बढ़ा जाए तो वह सीखने की विधि सरल विधि कहलाएगी और बालक उसको आसानी से सीख सकेगा। अगला है परिपक्वता या मेच्योरिटी। मेच्योरिटी अगर जैसे जैसे बालक में अगर ज्यादा मेच्योर है तो वह अच्छे से सीख सकेगा, अगर मेच्योर कम है या मेच्योरिटी उसके अंदर नहीं है तो सीखने की प्रक्रिया उसे प्रभावित करेगी। यह भी ध्यान देने योग्य बात है। आशा करता हूं कि आपको अधिगम का अर्थ, उसकी परिभाषाएं तथा उसकी विशेषताएं और सीखने के, ये बार बार आता है, सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करिए। तो आप अगर इतने पॉइंट पर 4 लाइन 6 लाइन लिख ले जाते हैं तो निश्चित है कि आपका पेपर बढ़िया होगा और आपको नंबर भी इस विषय में बहुत अच्छे से मिल सकेंगे। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आगे नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित रहूंगा। ओके, थैंक यू।